नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 29 सितंबर 2025 और हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं पिछले कुछ दिनों के कानूनी गलियारों से निकली अहम खबरों पर एक गहरी नजर। बिल्कुल, बहुत कुछ हुआ है। हमारा मकसद रहता है कि आपको तमाम खबरों के शोर से निकालकर वो जानकारी दें जो वाकई मायने रखती हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, हाई कोर्ट के निर्देश या फिर कुछ चर्चित मामले, हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी समझें। सही कहा। तो शुरू करें फिर। चलिए शुरुआत करते हैं देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से। हाल ही में राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन हुआ, काफी कुछ बातें हुई वहाँ। क्या खास रहा? हाँ, देखिए, सबसे अहम बात तो शायद चीफ जस्टिस BR गवई की थी। उन्होंने बहुत जोर दिया इस बात पर कि ये जो मध्यस्थता है, मतलब मीडिएशन, ये सिर्फ अदालतों या वकीलों तक ही न रहे, इसे समाज में एक बातचीत की, एक दूसरे को सुनने की संस्कृति बनाना होगा। हाँ। अच्छा, मतलब सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। एग्जैक्टली। उनका कहना था कि इसे सिर्फ एक कानूनी दायरे में बांधेंगे तो इसका जो असली मकसद है वो शायद पूरा ना हो पाए। ये तो बहुत बड़ा विजन है। और जस्टिस सूर्यकांत ने तो कुछ आंकड़े भी दिए थे ना, वो काफी चौंकाने वाले थे। हाँ बिल्कुल, और वो आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने बताया कि देश में करीब 1.68 करोड़ मामले ऐसे हैं जो मध्यस्थता से सुलझ सकते हैं। 1,68,00,000। हाँ। बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, लेकिन हमारे पास ट्रेंड मीडिएटर्स कितने हैं? सिर्फ लगभग 13,000, जबकि जरूरत है कम से कम 2.5 लाख की। अरे बाप रे, इतना बड़ा गैप। जी, ये दिखाता है कि इच्छा तो है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग में हम कितना पीछे हैं। और उनकी एक और बात मुझे बहुत अहम लगी। क्या? कि न्याय का असली मकसद सिर्फ फैसला सुनाना नहीं होता, बल्कि समाज में शांति लाना है, सौहार्द बढ़ाना है, और मध्यस्थता इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। सही बात है, शांति स्थापना ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसी कॉन्फ्रेंस में जजों के पब्लिक में बोलने को लेकर भी कुछ कहा गया। जस्टिस PS नरसिम्हा की टिप्पणी थी शायद। हाँ, और वो आज के सोशल मीडिया के जमाने में बहुत रेलेवेंट है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि जजों को खासकर पब्लिक में और रिटायरमेंट के बाद भी कम बोलना चाहिए। उनका काम उनके फैसलों से बोलना चाहिए, ना कि उनकी पर्सनल राय या टिप्पणियों से, क्योंकि आजकल आप देखते हैं हर बयान का क्या से क्या मतलब निकाल लिया जाता है। हाँ, तुरंत वायरल हो जाता है और अक्सर कॉन्टेक्स्ट से हटकर। बिल्कुल। तो न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये संयम जरूरी है, ऐसा उनका मानना था। ये संतुलन बनाना मुश्किल तो होगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट के एक और आदेश की बात करते हैं। 2 जुडिशियल ऑफिसर्स को स्पेशल ट्रेनिंग पर भेजने का मामला, ये क्या था? हाँ, ये मामला 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा था और इसमें जमानत देने की प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिल्ली के 2 न्यायिक अधिकारियों ने बेल देते समय जो स्थापित कानूनी सिद्धांत है और सुप्रीम कोर्ट के जो बाध्यकारी फैसले हैं उनको अनदेखा कर दिया। अच्छा। कोर्ट ने उनके जमानत देने के ऑर्डर को तर्कहीन यानी परवर्स कहा। परवर्स? जी, मतलब जो बिल्कुल ही कानून और तथ्यों के विपरीत हो। जी। तो कोर्ट ने कहा कि इन्हें कम से कम 7 दिन की स्पेशल जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, नेशनल जुडिशियल एकेडमी या दिल्ली जुडिशियल एकेडमी, ताकि वो जमानत के कानून ठीक से समझें। ये तो काफी सख्त कदम है, एक तरह से संदेश भी है बाकियों के लिए। बिल्कुल। एक और सेंसिटिव मुद्दा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की वो है IPC 498 यानी वैवाहिक क्रूरता वाले कानून का दुरुपयोग। क्या कहा कोर्ट ने? जी, ये एक अहम मुद्दा है। ये धारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल की शिकायतें भी आती रहती हैं। हाँ, अक्सर सुनने में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में इसी चिंता को दोहराया। कहा कि कई बार पति और उसके घर वालों, खासकर सास ससुर पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया जाता है। इसी ऑब्जर्वेशन के साथ कोर्ट ने एक केस में ससुराल वालों के खिलाफ जो FIR थी उसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि आरोप बहुत ही अस्पष्ट और सामान्य थे, मतलब वेग एंड जनरल। अच्छा, कोई स्पेसिफिक घटना का जिक्र नहीं था। बस गोलमोल बातें थी। तो कोर्ट ने कहा कि FIR का आधार ठोस होना चाहिए, सिर्फ सामान्य आरोपों पर केस नहीं चल सकता। ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल है, कानून का संरक्षण भी हो और उसका दुरुपयोग भी ना हो। सही बात है। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी मामला, वो तो दशकों पुराना है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दखल दिया है। हाँ, ये मामला दिखाता है कि न्याय की लड़ाई कितनी लंबी खिंच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में पीड़ितों की सही मेडिकल देखभाल के लिए कुछ निर्देश दिए थे। अच्छा, 2012 में? जी। अब उन आदेशों का ठीक से पालन नहीं हुआ, इस आरोप पर कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। कंटेम्प्ट नोटिसेस।
तो उनसे जवाब मांगा है कि पालन क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल, पूछा है कि 2012 के आदेश लागू करने में इतनी देर क्यों हुई और अब तक क्या किया है। ये अदालती आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और प्रक्रिया से जुड़ा सवाल है FIRs को क्लब करने का। मान लीजिए किसी पर एक जैसे आरोप कई राज्यों में हैं, तो क्या सारी FIRs एक साथ जुड़ सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। एक इन्वेस्टर फ्रॉड का मामला था। याचिकाकर्ता चाहता था कि उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जो कई FIRs दर्ज हैं, उन्हें क्लब कर दिया जाए, क्योंकि सब एक ही निवेश योजना से जुड़े थे। हाँ। अच्छा, लॉजिकल लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि FIRs क्लब करने का आधार होता है कि वो एक ही घटना या एक ही ट्रांजैक्शन से जुड़ी हों। अगर अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर धोखाधड़ी हुई है, भले ही तरीका एक जैसा हो, तो वो एक घटना नहीं मानी जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट है। जी, कोर्ट ने कहा कि अलग अलग लेन देन से पैदा हुई FIRs को ऐसे देश भर में क्लब नहीं किया जा सकता। और भविष्य के लिए भी कहा कि ऐसी याचिकाएं अति महत्वाकांक्षी और सरासर अवैध हैं। तो मतलब हर पीड़ित का मामला अलग चलेगा। ठीक है। और एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। जी, ये मामला न्यायिक अनुशासन का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक जुडिशियल ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ झूठी, अपमानजनक और बेबुनियाद शिकायतें की थी। अरे, उस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला सही माना। कहा कि न्यायिक अधिकारियों से बहुत ऊंचे दर्जे के आचरण की उम्मीद होती है और हाई कोर्ट जजों पर ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सही बात है, सिस्टम की इंटेग्रिटी का सवाल है। बिल्कुल। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट से आगे बढ़ते हैं देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स की तरफ। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला फैमिली पेंशन पर आया है, वो काफी दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, वो वाकई दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी। मामला ये था कि एक सरकारी कर्मचारी की मौत हो गई। उसकी पत्नी के खिलाफ पति ने तलाक और व्यभिचार यानी अडल्ट्री का केस किया हुआ था, लेकिन पति की मौत तक फैसला नहीं आया था, आरोप साबित नहीं हुए थे। तो सवाल उठा कि पेंशन की हकदार है या नहीं। बिल्कुल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ अपुष्ट आरोपों के आधार पर, जबकि तलाक की कार्रवाई चल ही रही हो, पत्नी को उसके और उसके 2 बच्चों के हक से यानी पति की पेंशन और बाकी लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। अच्छा, जब तक आरोप साबित ना हो। हाँ, तब तक उसे पेंशन पाने का अधिकार है। ये वही सिद्धांत है इनसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जी हाँ, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। एक और हाई कोर्ट का फैसला थोड़ा अजीब सा है। पति को पालतू चूहा कहना मानसिक क्रूरता माना गया। जी हाँ, ये दिखाता है कि मानसिक क्रूरता मतलब मेंटल क्रूएल्टी की परिभाषा कितनी फैली हुई हो सकती है। क्या हुआ था इस केस में? इसमें पत्नी लगातार पति पर दबाव डाल रही थी कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहे और उसे पालतू चूहा जैसे अपमानजनक नामों से बुलाती थी। कोर्ट ने माना कि ये जो लगातार का दबाव था और ये अपमानजनक भाषा, ये पति के लिए गंभीर मानसिक पीड़ा का कारण बनी और ये मानसिक क्रूरता है। तो इस आधार पर तलाक को सही माना। जी हाँ, निचली अदालत के तलाक के फैसले को हाई कोर्ट ने सही ठहराया। ये बताता है कि क्रूरता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, शब्दों से, व्यवहार से पहुंचाई गई तकलीफ भी तलाक का ग्राउंड बन सकती है। कहाँ आम नोक झोंक खत्म होती है और क्रूरता शुरू होती है, ये तय करना कोर्ट के लिए मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। अच्छा, केरल से एक हेल्थ रिलेटेड निर्देश है सांप काटने को लेकर। हाँ, ये एक पब्लिक हेल्थ से जुड़ा अहम निर्देश है। केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि सांप काटने यानी स्नेक बाइट को एक नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया जाए। नोटिफाइबल डिजीज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर स्नेक बाइट के केस की सरकारी तौर पर रिपोर्टिंग करनी होगी। ये अनिवार्य हो जाएगा। अच्छा, इससे सरकार के पास सही आंकड़े आएंगे, पता चलेगा कि समस्या कितनी गंभीर है और फिर एंटीवेनम जैसी दवाएं और इलाज की सुविधाएं कहां कितनी चाहिए, इसका बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगा। हाँ, ये तो बहुत जरूरी कदम है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। बिल्कुल, डेटाबेस्ड पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। अब बात टेक्नोलॉजी की। दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ा अजीब केस आया जहां याचिका में नकली या AI जनरेटेड केस लॉ का हवाला दिया गया था। हाँ, ये एक नई और कह सकते हैं खतरनाक चुनौती है। कोर्ट के सामने ये बात आई कि एक पेटिशन में ऐसे जजमेंट्स का जिक्र है जो कभी दिए ही नहीं गए। मतलब फेक जजमेंट्स। जी, और शक था कि ये AI की मदद से बनाए गए हैं। कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। हालांकि याचिकाकर्ता को वो याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी गई, लेकिन ये घटना वकीलों और लीगल रिसर्च करने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अपने सोर्स की ऑथेंटिसिटी,
खासकर ऑनलाइन साइटेशंस की बहुत ध्यान से जांचनी होगी। हाँ, AI रिसर्च में मदद कर सकता है तो गलत जानकारी भी फैला सकता है। बिल्कुल, ये तो पूरी लीगल रिसर्च प्रोसेस पर ही सवाल है कि विश्वसनीयता कैसे पक्की की जाए। सही बात है। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर भी सख्त रुख अपनाया है। हाँ, POCO एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए एक बहुत जरूरी कानून है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में पाया कि एक मां ने अपने एक्स हस्बैंड से बदला लेने के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल किया। झूठे आरोप लगाए। जी, कोर्ट ने इस पर बहुत नाराजगी जताई और उस मां पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून एक ढाल है बच्चों की सुरक्षा के लिए, इसे बदला लेने के लिए तलवार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सही कहा, विंडिक्टिव प्रोसिक्यूशंस के लिए नहीं है ये। बिल्कुल, ऐसा करने से ना सिर्फ बेगुनाह परेशान होता है बल्कि कानून की विश्वसनीयता भी कम होती है और असली पीड़ितों का न्याय मुश्किल हो जाता है। ये चेतावनी जरूरी थी। बुजुर्गों के हक में भी दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है गिफ्ट डीड्स को लेके। हाँ, ये सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 से जुड़ा फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बुजुर्ग ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को प्यार और स्नेह यानी लव एंड अफेक्शन की शर्त पर गिफ्ट किया है, मतलब इस उम्मीद में कि वो देखभाल करेगा या करेगी। हाँ, और बाद में वो प्यार स्नेह और देखभाल नहीं मिलती तो वो बुजुर्ग उस गिफ्ट डीड को रद्द करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है उनके लिए। जी, ताकि बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी देने के बाद बेसहारा ना हो जाएं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इसके लिए गिफ्ट डीड में देखभाल की शर्त लिखी हो ये जरूरी नहीं है। अगर आधार प्यार और स्नेह था तो देखभाल की उम्मीद उसमें शामिल मानी जाएगी। ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। अच्छा, अब कोर्टरूम के माहौल की बात। झारखंड हाई कोर्ट ने एक वकील के बर्ताव पर कड़ी टिप्पणी की है। जी, ये कोर्ट की गरिमा से जुड़ा मामला है। सुनवाई के दौरान जब एक वकील साहब को लगा कि फैसला शायद उनके क्लाइंट के खिलाफ जा रहा है, हाँ, तो उन्होंने कथित तौर पर कोर्ट को एक तरह से धमकी देने वाले अंदाज में कहा कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। अरे! हाई कोर्ट ने इस रवैये पर बहुत सख्त आपत्ति जताई। इसे गुंडागर्दी या हुलीगनिज्म कहा। गुंडागर्दी? हाँ, कोर्ट ने कहा कि वकीलों का फर्ज है कोर्ट की गरिमा बनाए रखना, ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं होगा और उन्हें अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की चेतावनी भी दी। ये तो जरूरी है, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना। बिल्कुल, बार काउंसिल ने भी इसका संज्ञान लिया है। और एक और मजेदार टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट से आई है सरकारी देरी पर। हाँ, ये टिप्पणी तो याद रखी जाएगी। राज्य सरकार ने एक अपील फाइल करने में 14 साल लगा दिए। 14 साल? जी, और देरी की कोई ठोस वजह भी नहीं बताई। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने देरी माफ करने से मना कर दिया, अपील खारिज कर दी और साथ में कहा सरकार भगवान राम की तरह वनवास में नहीं है। हाँ, क्या बात है। हाँ, मतलब सरकारी विभागों का जो सुस्त रवैया है उस पर सीधा कटाक्ष था, जो अक्सर न्याय में देरी की वजह बनता है। ये टिप्पणी शायद कुछ असर करे। चलिए अब कुछ ऐसे मामलों पर नजर डालते हैं जो हाल में सुर्खियों में रहे। एक्टर विजय की पार्टी TVK की रैली में जो भगदड़ हुई थी, वो मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। अब मद्रास हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। अच्छा, क्या मांग की जा रही है? देखिए, एक तरफ तो खुद विजय की पार्टी TVK ने याचिका दायर की है। वो कह रहे हैं कि घटना की स्वतंत्र जांच हो। उनका आरोप है कि भगदड़, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज ये सब एक साजिश थी उन्हें बदनाम करने की। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हाँ, और दूसरी तरफ एक और याचिका है जिसमें पार्टी पर लापरवाही और कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया है और मांग की गई है कि चुनाव आयोग उनका रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दे। ओहो, तो अब कोर्ट तय करेगा कि क्या हुआ था? जी, हाईकोर्ट अब इन सब पर सुनवाई कर रहा है। दिल्ली का वो चर्चित BMW क्रैश केस, उसमें कुछ अपडेट है? आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत मिल गई? जी, दिल्ली की एक अदालत ने गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है। ये वही मामला है जिसमें उनकी कार की टक्कर से वित्त मंत्रालय के एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर की मौत हो गई थी। हाँ, याद है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के बॉन्ड और उतनी ही रकम की एक जमानत पर रिहा किया है, पर शर्तें काफी सख्त हैं। जैसे बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकती, पासपोर्ट जमा कराना होगा, जांच में सहयोग करना होगा वगैरह। एक और बात, कोर्ट ने जमानत देते समय एम्बुलेंस पहुंचने में हुई कथित देरी पर भी सवाल उठाया है। पुलिस से रिपोर्ट मांगी है इस पर। अच्छा, ये एक नया एंगल है। खैर, मीडिया जगत से भी एक खबर है, टीवी टुडे नेटवर्क को मानहानि केस में मुआवजा मिला है। हाँ, ये ऑनलाइन मानहानि का मामला था। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ अपमानजनक और झूठे पोस्ट लिखे थे। तो टीवी टुडे नेटवर्क, जहां वो काम करते हैं, उन्होंने मानहानि का केस किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि वो पोस्ट मानहानिकारक थे और नेटवर्क और पत्रकार की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ, तो मुआवजे का आदेश दिया। जी, कोर्ट ने प्रतिवादियों को टीवी टुडे को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
ये ऑनलाइन हेट स्पीच और मानहानि के मामलों में एक तरह की नजीर बन सकता है। 5 लाख रुपए शायद कुछ लोग अब ऑनलाइन लिखने से पहले सोचेंगे। और आखिर में दिल्ली के एक बाबा हैं स्वामी नित्यानंद सरस्वती, उन्हें धोखाधड़ी केस में राहत नहीं मिली। जी, उन पर आरोप है जालसाजी का और एक ट्रस्ट के करोड़ों रुपए गबन करने का। अच्छा। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल मांगी थी दिल्ली की अदालत से, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। क्यों? कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है और मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस को उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत हो सकती है, इसलिए अभी जमानत देना ठीक नहीं होगा। तो मतलब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उनके मामले में। तो आज हमने कई तरह की खबरें और उनके कानूनी पहलू देखे। मध्यस्थता का बढ़ता महत्व, जजों के लिए संयम की बात, कानूनों का दुरुपयोग, टेक्नोलॉजी का असर। हाँ, और ये सब देखकर खासकर जस्टिस नरसिम्हा की टिप्पणी और वो एआई जनरेटेड साइटेशन वाला मामला, इनको साथ में रखकर सोचें तो एक सवाल मन में आता है। क्या? कि ये जो सोशल मीडिया और एआई जैसी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से हमारी जिंदगी में और कानूनी प्रक्रियाओं में घुस रही हैं, ये न्यायिक प्रणाली के लिए क्या मायने रखती हैं? क्या ये पारदर्शिता और एफिशिएंसी बढ़ाने के टूल हैं, या ये निष्पक्षता, गोपनीयता और जो स्थापित कानूनी आचरण है उनके लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं? ये बहुत अहम सवाल है। जजों, वकीलों, सबसे अपेक्षित व्यवहार के मानक क्या बदल रहे हैं? बिल्कुल। क्या ये टेक्नोलॉजी नए स्टैंडर्ड बना रही है या फिर ये नई अनसुलझी पहेलियां पेश कर रही है? इस पर सोचना जरूरी है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है और इसके जवाब शायद हमें आने वाले समय में और साफ होते दिखेंगे। तो ये था पिछले कुछ दिनों के महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रमों पर हमारा विश्लेषण, उन स्रोतों के आधार पर जिनकी हमने पड़ताल की। उम्मीद है कि कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की इस चर्चा से आपको इन खबरों की गहराई और उनके असर को समझने में कुछ मदद मिली होगी। हमारा प्रयास यही था कि आपको सिर्फ जानकारी ना मिले बल्कि एक नजरिया भी मिले। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और ताजा कानूनी जानकारियों और उनके विश्लेषण के साथ, सिर्फ कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज पर। नमस्कार।